नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री राजेश जौहरी, जो एस शूटर हैं और हाल ये गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। राजेश जी बताएं, ये 300 मीटर बिग बोर ओपन साइट, इसमें आपने अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, ये क्या है? यह जो 300 मीटर की बिग बोर शूटिंग में आता है, सबसे पहले तो यह बताना जरूरी है, दो तरह की शूटिंग होती है। एक होती है स्मॉल बोर और एक बिग बोर। स्मॉल बोर में 5 mm और उससे नीचे की जो जितनी भी गोलियां फायर होती हैं वो स्मॉल बोर में आती हैं। और इसमें स्मॉल बोर में पिस्टल्स भी आती हैं, पिस्टल और एयर राइफल और ये वाली वो वाली बंदूकें जिसमें कि 5 mm से नीचे की गोली चलती हैं। और उससे ऊपर की जितनी भी गोलियां, उससे ऊपर की कैलिबर की गोलियां जो होती हैं वो बिग बोर में आती हैं। और यह जो टूर्नामेंट है इसका नाम है अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग स्पर्धा। यह हर बोर के लिए होती है, स्मॉल बोर के लिए भी होती है, बिग बोर के लिए भी होती है। यह पिस्टल इवेंट्स में भी होती है और एयर राइफल और एयर पिस्टल इवेंट्स में भी। जीवी मावलंकर साहब वो थे जो भारत के पहले स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, वो खुद बड़े अच्छे निशानेबाज थे, उनके नाम पर ये प्रतिस्पर्धा। जी हाँ। और कहाँ होती है प्रतिस्पर्धा? प्रकाश जी, ये सबसे पहले तो मावलंकर साहब के बारे में बताना बहुत जरूरी रहेगा। मावलंकर साहब जो थे ये भारत की लोकसभा के तो पहले चेयरमैन रहे ही हैं। साथ ही जो बड़ी बात है, जो शूटिंग से क्यों इनका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि शूटर थे और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो NRAI, उसके पहले चेयरमैन थे ये। तो इसलिए उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। और उन्होंने कोई अवार्ड वगैरह जीते थे क्या मावलंकर जी ने? इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप इस प्रतियोगिता में पहले भी इनाम जीत चुके हैं, क्या क्या इनाम थे वो? हमने जो शुरुआत करी थी, ये आपका दूसरा गोल्ड मेडल है? दूसरा गोल्ड मेडल है जी। हमने जो शुरुआत करी थी 2003 में शुरू करी थी। आपने अभी कुछ देर पहले पूछा कि ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो यह देश में कुछ चुनिंदा रेंजेस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज हर जगह नहीं होती हैं। इंदौर में बड़ी बात यह है कि इंदौर के पास में ही 2 रेंज हैं, एक तो रेवती रेंज है और एक महू में मिलिट्री की रेंज है। इन दोनों रेंजेस पे ये वाली प्रतियोगिता हो चुकी है। इसके अलावा एक रेंज है नाहन, हिमाचल प्रदेश में अंबाला के करीब 100 किलोमीटर दूर एक जगह है नाहन, वहां पर एक इतनी बड़ी रेंज है। अभी जो हाल में ये प्रतियोगिता हुई है गुड़गांव का कादरपुर है। कादरपुर एक जगह है जहाँ पे CRPF का कैंप है, तो उस कैंप में एक शूटिंग रेंज है जहाँ पे कॉमनवेल्थ का भी 1000 गज की प्रतियोगिता हुई थी, उसी रेंज पर ये आपने बिग बोर में इनाम जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्ले बर्ड में भी मेजर राठौर जीत चुके हैं, हर्षवर्धन सिंह राठौर इनाम जीत चुका है। ये क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है? क्ले बर्ड क्या होता है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। क्ले बर्ड शूटिंग, जिसको कि ट्रैप एंड स्कीट शूटिंग भी कहते हैं, क्या होता है इसमें? जो चिड़िया मारने वाला शिकार का जो एक्चुअल शिकार को कॉपी करते हुए जो प्रतियोगिता बनाई गई है वो है क्ले बर्ड शूटिंग। क्ले बर्ड शूटिंग में ये होता है कि जिस तरह से पहले उड़ती चिड़िया को मार के गिराते थे, अब चूंकि शिकार पे पाबंदी है, आजकल उड़ती चिड़िया को मारना या किसी भी जीव को मारना, वन्य जीव को या किसी चिड़िया को मारना अब तो गैर कानूनी हो गया है। तो ऐसे में उसी चीज को जिंदा रखते हुए अब मशीन से एक क्ले की मिट्टी की जो चिड़िया होती है उसको फायर किया जाता है। इसके अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। इसमें जो स्कीट होती है उसमें एक ही डायरेक्शन रहता है, और ट्रैप में भी सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप 2 तरह की होती हैं। सिंगल ट्रैप में सिंगल चिड़िया आएगी और डबल ट्रैप में 2 चिड़िया आएंगी। फिर इसमें भी और बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से उन इवेंट्स के नाम होते हैं। तो आपने ये बिग बोर में ओपन साइट क्यों चुना? आपने क्ले बर्ड क्यों नहीं चुना? असल में बिग बोर जो है सबसे ज्यादा रोमांचक गेम होता है, क्योंकि इसकी जो बंदूक होती है और इसकी जो गोली जब निकलती है बंदूक से तो 18 टन का जर्क देती है। और अगर रोमांच देखा जाए तो जितनी भी जो सबसे अच्छी बड़ी बंदूकें होती हैं उनसे ही बिग बोर चलती है। जैसे 303 की एक बंदूक आपने देखा होगा जो पुलिस वाले भी लिए रहते हैं आजकल, इसी में SLR भी होती थी। और जो सिविलियन साइड में 3006 है, .308 है और 315 की एक राइफल होती है, वो भी चलती है इसमें। तो इसको चलाने का जो मजा है वो अलग है। 300 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है। फुटबॉल के एक मैदान में 2 गोल के बीच की दूरी 100 मीटर होती है, यानी 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर दूरी पर निशाना लगाना। जी, ये बहुत लंबी दूरी नहीं।
यह 10 मीटर की भी निशानेबाजी होती है। 10 मीटर की जो होती है वो एयर राइफल और एयर पिस्टल की शूटिंग होती है, जिसमें कि एयर गन से चलती है, तो वो 10 मीटर की होती है। फिर उसके बाद होता है 25 मीटर। 25 मीटर में 0.32 की पिस्टल, 0.22 की पिस्टल, ये वाली गोलियां चलती हैं। और इसके बाद 50 मीटर होता है, जिसमें पिस्टल से भी चलती है और राइफल से भी, 0.22 की राइफल से गोली चलती है इसमें। आप महू में रहते हैं, पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के आप पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, और ये गोलीबाजी, निशानेबाजी में आप कहाँ से लग गए? यह शौक तो बचपन से ही था, चूंकि पिताजी फौज में थे, तो बंदूक से तो शुरू से ही रिश्ता रहा है। बंदूक और ये सब चीजें शुरू से फैसिनेट करती थी, बंदूकें और गोली, तो तमंचे, सब चीजें शुरू से अच्छी लगती थी। और शूटिंग का जो स्पोर्ट है उससे जुड़ना अचानक 2003 में, बल्कि 2003 के शुरुआत में जब ये टूर्नामेंट होने वाला था तो नाहन में, तो उससे पहले जो आर्मी के एक सीईओ थे, उन्होंने कहा कि राजेश यार, आप देख चुके थे निशाना, तो उन्होंने कहा आप एक बार ट्राई करो और हो सके तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो। उनको हमने बताया भी कि भाई इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया नहीं है। उन्होंने कहा आप करके देखो, आपको मजा आएगा और हो सकता है कि आपका कहीं निशाना लग जाए। उनकी बात सही हुई और तो आपका निशाना लग गया, आपने सिल्वर मेडल जीता। तो दूर पे लक्ष्य था वो या आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा था? अपन इसको असल में आप इसको एक और एंगल से देखिए कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला का डिफॉल्ट उसके अंदर होती है। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो कोच हैं, वो लोग ये कहते हैं कि शूटिंग जो है ऐसा नहीं कि कोई सीख ले और वो मतलब कि ट्रेनिंग से शूटर बन जाए। शूटर जनरली उनके अंदर इनबॉर्न स्किल होता है शूटिंग का। ये हमने एनसीसी में भी खैर अनुभव किया था इसका, 92 में कॉलेज में पढ़ते समय, कि उस समय भी निशाना अच्छा लगा था, लेकिन उस समय किसी ने प्रोत्साहन नहीं दिया, किसी ने इस तरह की ये बात नहीं कही कि आप ये शुरुआत कर दो, ना संसाधन थे, ना इस तरह का कभी मौका मिला। इसलिए महू में रहने का आपको फायदा मिला कि सेना की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल, आपको सेना की ट्रेनिंग की तमाम व्यवस्था का फायदा आपने उठाया? नहीं, शुरू में तो सेना का फायदा मिला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी करीब पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति आ गई है कि अब सेना अपनी रेंज और अपने सारे जो भी चीजें उनका इस्तेमाल नहीं करने देती है, तो इस कारण से अब दूर दूर की रेंज में जाना पड़ता है। और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए कई बार काफी दूर ट्रेन से भी जाना पड़ता है। ऐसी भी समस्याएं हैं क्योंकि अपने यहाँ पे रेंजेस की बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी रेंज की। अभी महू में एक रेंज बनी है, इंडोर शूटिंग रेंज बनी है, उसमें जा सकते हैं आप? पर उसमें 300 मीटर की रेंज नहीं है। इंडोर रेंज हाथ से हाथ 50 मीटर की होती है जी। पूरी दुनिया में कहीं पे भी 300 मीटर की इंडोर रेंज नहीं है। अच्छा, ये आपके पास कितनी बंदूकें हैं जो आप ये निशानेबाजी के शौक में आ गए? बंदूकें हैं, महंगा शौक है ये बहुत? जी, शौक बहुत महंगा है ये। एक गोली 180 रुपए की आती है, और आपको एक टूर्नामेंट के लिए तो चलो ठीक है, आप 18-20 हजार की गोली चला के आप कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस साल भर करना, ये सब चीजें काफी महंगी होती है। साथ ही ये बंदूकें बड़ी महंगी आती हैं, ये वाली जो ये राइफल्स हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा प्रकाश जी कि आज भी हमारे पास खुद की राइफल नहीं है। आपके पास अपनी बंदूक नहीं है? राइफल नहीं है, हाँ। तो उधार की बंदूक से आप ये उधार की बंदूक से अपने जो दोस्ती है देश भर में जो शूटर्स हैं उन लोगों से दोस्ती है, कई बड़े बड़े राजघरानों के लोग हैं, उन लोगों से संबंध है, तो वो लोग मदद करते हैं। और उनकी बगैर बंदूक के आप अभ्यास कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं? ये जो हमारे कोच हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी कि अगर आपके पास बंदूक ना भी हो, ये मतलब आप उन सब दर्शकों के लिए, उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि साधनों की कमी अगर है, साधन नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए बड़े अच्छा प्रश्न किया है प्रकाश जी ने, और इसका जवाब देना बड़ा अच्छा लगेगा कि एक एयरगन खरीदी हमने। एयरगन को उस शेप में मॉडिफाई किया जिस शेप की वो राइफल है, उसमें उतना वेट, उससे ज्यादा वेट लगाया ताकि उस वेट की, उसको पकड़ने की, कम से कम भले गोली चलाने की अपन प्रैक्टिस नहीं कर, लेकिन उस बंदूक को होल्ड करने की, उस बंदूक को फायर करने के अलावा जो जो चीजें होती है वो तो अपन कर ही सकते हैं अपने घर में, अपनी छत पे आराम से। क्या क्या कर सकते हैं उस बंदूक से? प्रैक्टिस कर सकते हैं वजन उठाने की, उसको अलग अलग पोजीशन, जैसे हमको अगर नीलिंग, हमको प्रोन पोजीशन में हमारा ये वाला इवेंट था, प्रोन। हमें तो आपकी स्टाइल आप पूरा विस्तृत बताइए, क्या होती है स्टाइल? चलिए, प्रोन पोजीशन होती है लेट के फायर करना। लेट के फायर करने में हमको अपने बंदूक यहाँ कंधे पे लगानी पड़ती है उसका बट, और उसमें उसको इस तरीके से पकड़ना पड़ता है कि उसका निशाना हमारा सामने लग जाए। अब
अगर समझ लीजिए कि अपने पास एयरगन या कोई एयरगन भी नहीं है, एक आपने उस बंदूक के शेप की एक लकड़ी का कुछ बनवा लिया किसी कारपेंटर से और उसमें वजन वगैरह उतना कर लिया, तो उससे भी आप उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और बात है बड़ी अच्छी, मतलब निशानेबाजी के अलावा आपने सारी प्रैक्टिस कर ली, बस उसमें गोली नहीं चलती है, बाकी आप सारी चीजें कर आपको इनाम तो गोली चलाने के लिए मिला है ना, कोई वजन लादने के लिए तो मिला नहीं। उस पोजीशन में उस बंदूक को उतनी देर संभाले रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोली चलाना अपनी आप, वो तो स्वाभाविक, हमने आपको क्या बताया कि एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, इनबॉर्न एक हर इंसान के अंदर अपना कोई ना कोई कला छुपी होती है। तो निशानेबाजी जो है, अगर आपने बंदूक की एकाग्रता, बंदूक को सही तरीके से आपने उसका बैलेंस बना लिया, आपके हाथ मूविंग होती है बंदूक की, जो जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि उनके हाथ में ग्लास का पानी आए तो वो कांपने लगता है हाथ उनका, या फिर कोई जरा सी भारी चीज उन्होंने उठा ली तो उनका हाथ कांपने लगता है। तो ये हाथ कांपने की स्टेज से हम ऊपर उठ जाते हैं जिस दिन, उस दिन अच्छे निशानेबाज बन जाते हैं। तो आप कितना वजन होता है उस बंदूक का जिसने आप? लगभग 6 किलो के आसपास की रहती है, और उसमें प्रैक्टिस के लिए जो हमारे गुरु ने सिखाया था, और 2-2.5 किलो का एक ईंट और लटका देते हैं, तो उससे वजन, ज्यादा वजन को जब हम 1-1 घंटे लेके लेटते हैं और वो कांपती नहीं है, तो उससे कम वजन जब हाथ में आता है तो बड़े अच्छे शॉट लगते हैं। मतलब 1 घंटे तक 8 किलो वजन, कम से कम 8 किलो वजन लटकाए रखो, लेटी अवस्था में अपने ऊपर रखना होता है। और इस इवेंट की एक और चीज थी प्रकाश जी इसमें, हाँ, इस इवेंट के बारे में हम बताया नहीं अभी, 60 किलो के करीब 60 गोलियां 1 घंटे 15 मिनट में आपको चलानी है। एक गोली के 10 पॉइंट होते हैं, तो 600 पॉइंट टोटल होते हैं इसके। अब उन 60 गोलियों, मतलब 60 गोली तो आपको 1 घंटे 15 मिनट में निशाने की चलानी है, और उससे पहले हर रेंज अपने अलग तरह की होती है, और हर रेंज में अलग तरह की जो स्पेसिफिकेशन होते हैं। किसी में हो सकता है टारगेट ऊपर की साइड हो, किसी में बिल्कुल लेवल में हो, किसी में टारगेट नीचे की साइड हो। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमको 8-10 गोली चलानी पड़ती है, हमको ये देखने के लिए कि हमारी गोली निशाने पे लग रही है कि नहीं लग रही है। उन गोलियों को जो उस रिकॉर्ड से पहले चलाते हैं उनको साइटर शॉट्स बोलते हैं हम लोग। तो उन साइटर शॉट्स और इन 60 गोलियों को चलाना, ये दोनों काम, पूरा का पूरा काम 1 घंटे 15 मिनट में करना पड़ता है। और कितने की आती है बंदूक, उसकी लागत क्या होती है? अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है, वो तो 1 लाख के आसपास की भी आ जाती है। पर अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है हमारे देश की जो ऑर्डिनेंस की बंदूक बन रही है 3006। तो इसलिए अधिकतर जो अच्छे शूटर्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने में ये इसकी कीमत 4-4.5 लाख से लेके 7 लाख तक की आती है। अभी आपके पास बंदूक नहीं है? अभी नहीं है। आपने नकली बंदूक बनाकर उसका अभ्यास किया? जी। और कितने पैसे आपने खर्च किए होंगे इसमें? और या कोई नया व्यक्ति इस इवेंट में जाना चाहे, नया विद्यार्थी, नया खिलाड़ी जाना चाहे, तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए? साल भर में 1-8 लाख रुपए तो आराम से लगते हैं, मतलब ये तो इतने आराम से लगते हैं। लेकिन ये कब, जब आपका प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी हो, जब आप होशियार हो चुके हो, तो आपको उतनी गोलियां नहीं फायर करनी पड़ेंगी। नहीं तो अभी आजकल वहां पे जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें कई लोग बंदूक किराए से भी देते हैं, तो वो 50,000 रुपये सिर्फ किराया ले लेते हैं उस बंदूक का। एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने का किराया 50,000 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, आमतौर पर सेना के जवान, CRPF, CISF, RPF, BSF, इन्हीं के पास में ये बंदूक है, इन्हीं के पास ये रेंज है, तो अधिकतर इनाम तो यही लोग ले जाते होंगे, इन्हीं के। नहीं, पर एक अच्छा ही ये करी है इन्होंने, हालांकि अभी थोड़े और संशोधन होने हैं उसमें, कि CRPF मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे CRPF, BSF, CISF और ITBP, इनको और सेना को एक कैटेगरी में रखा है, और सिविलियंस और पुलिस को एक कैटेगरी में रखा है। अच्छा। अभी सिविलियन शूटर्स की डिमांड ये है कि पुलिस को भी इससे हटाया जाए, क्योंकि पुलिस कुछ भी हो, भले सिविलियन से तो ज्यादा हथियार चलाती है, सिविलियन से ज्यादा उनके पास संसाधन होते हैं, और उनके पास सारे इंतजाम रहते हैं, उनके पास रेंज होती हैं। तो लेकिन अभी आज की स्थिति में सिविलियंस जो है और पुलिस वाले एक ही कैटेगरी में है। आपका क्या लक्ष्य है? आप इससे छोटी रेंज में जाएंगे और क्या चाहते हैं आगे भविष्य? फिलहाल तो अभी 1-2 साल लगातार हो गए हैं इस मेडल के लिए, तो एक बार परिवार की भी इच्छा है, बच्चे की, बेटे की भी इच्छा है कि एक बार हैट्रिक बनाना है, तो एक बार और जीतना है इसको, उसके बाद फिर किसी और इवेंट के बारे में सोचेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की कि जरूरी नहीं कि निशानेबाजी सीखना हो तो उसके लिए आपके पास ओरिजिनल बंदूक हो,
प्रैक्टिस आप दूसरे साधनों से भी कर सकते हैं और मुख्य प्रतिस्पर्धा की तैयारी कम खर्चे में भी कर सकते हैं। बड़ी प्रेरणादायी बातें आपने की राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स पे फिलहाल इतना ही।